हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हो बेटा, हम क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके पार्ट ए की थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। पार्ट बी के अंदर भी मैंने जो पहला पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो आज सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूबिलिटी के बारे में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन के बारे में। देखिए बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो सोल्यूशन के बारे में कि मेरे पास एक बेटा सॉल्यूट होता है और एक बेटा मेरे पास होता है सॉल्वेंट। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बेटा बनता है सोल्यूशन। राइट, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। सॉल्यूट वो होता है जिसको हम मिक्स करते हैं, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें मिक्स किया जाता है, एंड एज ए रिजल्ट मुझे क्या मिलता है बेटा, मेरा सोल्यूशन मिल जाता है। सो किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन अगर मुझे निकालनी है तो या तो आप बाय मास उसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? बाय मास कैलकुलेट कर सकते हो, या बाय वॉल्यूम आप उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब क्या है, मतलब समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक 100 ग्राम, मैं एक सोल्यूशन ले लेता हूं बेटा। सोल्यूशन कितना है टोटल आपका? 100 ग्राम है। तो उस 100 ग्राम के अंदर बाय मास सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, वही उसकी बेटा कॉन्सेंट्रेशन मानी जाएगी। बहुत सिंपल है, टेंशन नहीं लेनी। एग्जाम्पल के साथ आपको ये बात समझाऊंगा। तो पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लें। जैसे मास परसेंटेज अगर मुझे निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है तो उसमें बाय मास आपका सॉलिड सोल्यूट मतलब इन ग्राम कितना प्रेजेंट है, वही बेटा उसकी मास परसेंटेज होती है, वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। सो बात मतलब मन में आती है, सर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सो मास परसेंटेज अगर आपने निकालना है बेटा तो सिंपल तरीका ये है, आप निकालो बेटा मास ऑफ सोल्यूट क्या है आपका, जितना आपने उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड किया है, डिवाइड बाय जो आपका मास है बेटा सॉल्यूशन का, वो आप डिवाइड कर दीजिए, इनटू 100 कर दीजिए, तो आपको जो परसेंटेज है बेटा उसमें आंसर मिल जाएगा। याद रखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब यहां पर ये होता है कि मास ऑफ सोल्यूट प्लस यहां पे बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट वो जिसमें ऐड किया गया है, सॉल्यूट वो जिसको हमने ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं बेटा, डोंट वरी। जैसे कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है, हमने उसके 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डाला। ठीक है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितनी है। सो जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ईजी है बेटा, आराम से आ जाएगा, देख लेना। तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड वो है जो पानी में ऐड किया जा रहा है, तो सोल्यूट जो है वो हमारा है सोडियम क्लोराइड, तो ये हमें बेटा 10 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइड बाय, अगर मेरे पास 90 ग्राम पानी है बेटा, उसके अंदर अगर 10 ग्राम मैं सोडियम क्लोराइड डाल दूंगा तो पूरे सोल्यूशन का जो वेट हो जाएगा या मास हो जाएगा वो 100 ग्राम हो जाएगा। सो 90 ग्राम प्लस 10 ग्राम यहाँ पे ले लिया बेटा मैंने, इनटू बेटा मैं 100 कर दूंगा ताकि परसेंटेज भी मुझे मिल सके। सो दैट विल बी बेटा 10 अपॉन ऑफ कोर्स 100 हो जाएगा, ये ग्राम है नीचे ग्राम है, कैंसिल हो जाएगा बेटा, इंटू 100 आ जाएगा। तो फाइनली बेटा आपका आंसर आ जाएगा 10%। तो सिंपल सी बात यह है कि मेरे सोडियम क्लोराइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उस सोल्यूशन के अंदर वो 10% है। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो ये तो था हमने किया बेटा मास के हिसाब से। अब हम करेंगे बेटा वॉल्यूम के हिसाब से, और वॉल्यूम के अंदर भी एग्जैक्टली वही चीज है, बस ग्राम की जगह पे ml आ जाएगा। कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, तो ml मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन mls बेटा ऐड है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर, वो वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ यही आप कह सकते हो कि अगर मुझे वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज अगर मुझे निकालना है, बहुत आसान है, देखो बेटा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कर दूंगा बेटा यहाँ पे मैं, डिवाइड कर दूंगा मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के साथ, सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होंगे, ये बात याद रखना बेटा, ठीक है, ऑफ सोल्यूशन, एंड दैट्स इट बेटा, इनटू 100 कर दो और आपका आपका आंसर मिल जाता है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, आराम से किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट विल बी योर फॉर्मूला और आंसर आपका बेटा परसेंटेज में आ जाएगा। एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि बेटा मेरे पास 4 एग्जांपल है। जैसे मेरे पास 30 ml जो है अल्कोहल है बेटा, मिक्स किया 70 ml ऑफ वाटर के साथ टू गेट 100 ml ऑफ सोल्यूशन।
तो वॉल्यूम परसेंटेज मुझे निकालनी है एल्कोहल की, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एल्कोहल अगर मुझे निकालना है तो बस कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल ये लेना है, डिवाइड बाय बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल 30 ml है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ताकि परसेंटेज में आ सके मेरे पास। सो नीचे बेटा आपका आ जाएगा दैट इज 70 ml प्लस 30 ml, वैसे भी टोटल दिया ही हुआ हमें तो इंटू 100 कर दूंगा बेटा एंड दैट विल बी 30%। सो बट बस इस तरीके से बेटा हमें अपने जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा उसको आराम से फाइंड आउट करने होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बेटा सॉल्युबिलिटी के बारे में। और सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है, देख सिंपल सी बात है बेटा कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब देखो कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। वहां पर जो पूरा मिक्सचर है वो 100 ग्राम लिया जाता है, सॉल्युबिलिटी के अंदर हम क्या करते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है। उस 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम अपने सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है। एंड क्या बनाने के लिए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, और वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। नहीं समझ में आया तो मैं हूं ना आपके लिए, मैं समझाऊंगा बेटा अच्छे से। बात सिर्फ इतनी कि सपोज करो कि मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर मान लो मैंने 100 ग्राम वाटर ले लिया। अब मैंने जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन रखा है, टेम्परेचर मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया। सो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर नमक को ऐड करना शुरू कर दूंगा। जैसे 1 चम्मच मैंने नमक किया बाय वेट, मतलब वेट कैलकुलेट करते रहना बेटा। मैंने बाय वेट इसके अंदर डाला, घोला, घुल गया प्रॉपरली, और डाला, घुल गया, और डाला, घुल गया। ऐसा मैं तब तक करता गया जब तक मुझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिल गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो स्टेट होता है बेटा सॉल्यूशन का जिसके बाद अगर मैं और नमक ऐड करूं तो वो उसके अंदर ऐड ही नहीं होगा, मतलब वो नीचे सेटल हो जाएगा, वो अंदर मिक्सअप ही नहीं हो पाएगा। तो बस आप उस NaCl का मास कैलकुलेट कर लीजिए वो कितना है एंड दैट विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी। सो एक बात मैं आपको समझाया दूं बेटा कि हर एक डिफरेंट अगर मैं यहाँ पे सॉल्ट्स लेता हूँ या डिफरेंट कोई भी मटेरियल लेता हूँ जिसको मैं मतलब मिक्सअप कर रहा हूँ, डिफरेंट टेम्परेचर पे इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिफरेंट होती है। मतलब NaCl सपोज कर लो अगर 18 ग्राम ऐड किया मैंने, 18 ग्राम्स ऐड किया सपोज कर लो 100 डिग्री मतलब 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो अगर मैं इसके टेम्परेचर को राइज कर दूंगा मैं तो 18 से ज्यादा अमाउंट ऑफ जो नमक है वो मैं उसमें घोल पाऊंगा। सो तभी यहाँ पे लिखा जाता है कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर मुझे क्या चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए। और सॉल्वेंट क्या लेना, सॉल्वेंट ही आपने 100 ग्राम लेना है, तो उसके अंदर कितना आप सोल्यूट डालते हो बेटा वो उसकी क्या बन जाती है, सोल्यूबिलिटी बन जाती है। और उसके कई सारे बढ़िया एग्जांपल दिए हुए हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे बड़ा अच्छे से बताया गया है कि हमारे पास जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं वो डिसॉल्व होते हैं तो डिफरेंट एक्सटेंट इन द सेम वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सॉल्वेंट। मतलब ये कि अगर मैंने 100 ग्राम मान लो पानी लिया है, ठीक है, उस 100 ग्राम पानी के अंदर एट 40 डिग्री सेल्सियस, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, मैंने एक में बेटा सोडियम क्लोराइड घोल दिया और दूसरे 100 ग्राम पानी में जो 40 डिग्री सेल्सियस है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट डाल दिया। और मुझे ये देख के पता लगा कि जब मैं 36.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड अंदर घोल देता हूं तब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आता है। पोटेशियम नाइट्रेट केस में जब मैं 63 ग्राम अगर उसके अंदर डिसॉल्व करता हूं तब जाके सैचुरेटेड स्टेट आता है। अब इन दोनों केस में क्या है कि मास ऑफ वाटर सेम है, टेम्परेचर सेम है, बट डिफरेंट सब्सटेंस है, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या है बेटा, डिफरेंट है। सोडियम की हो जाएगी 36.5 ग्राम और पोटेशियम नाइट्रेट की हो जाएगी 63 ग्राम। तो बेटा इस तरीके से आपने बात को समझना है। और इसलिए कहा गया कि ऑब्वियसली कि पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड, क्योंकि आप देख सकते हो बेटा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब मैंने सेम यहां पर सॉल्वेंट लिया है, सेम अमाउंट में सॉल्वेंट लिया है, बट डिफरेंट अमाउंट में आपका जो सोल्यूट है वो ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियस है बेटा जो ज्यादा घुलेगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। सो बाय डेफिनेशन जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं तो कुछ ऐसा समझ में आता है कि द solubility of the solute in a particular solvent at a given temperature is equivalent to the maximum number of gram of the solute necessary to saturate 100 gram of that solvent at that temperature। तो मैं आपको ऑलरेडी बेटा ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर मेरे पास कोई भी सॉल्वेंट है और वो जो सॉल्वेंट है बेटा, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि मैंने क्या डाल दिया बेटा, इसके अंदर पानी डाल दिया, कितना 100 ग्राम डाल दिया, ठीक है।
मुझे NaCl डालना है इसमें, तो NaCl एट 40 डिग्री सेल्सियस जब मैं डालता हूं तो मैं तब तक डालता हूं जब तक सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं आ जाता। तो मैंने देखा कि 36.5 ग्राम्स डालने के बाद ये अपने सैचुरेटेड सोल्यूशन में आ जाता है। तो 36.5 ग्राम इज द सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से बेटा सोल्युबिलिटी किसी की डिफाइन की जाती है। अब इनसोल्युबल का मतलब क्या हुआ या स्प्रिंगली सोल्युबल का मतलब क्या हुआ बेटा? ये देखो नाम, मतलब जैसे अब इनसोल्युबल बोल दिया तो समझ आ रहा है बेटा कि अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ले लिया बेटा मैंने, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जब आप लेते हो ना तो 0.0000015 ग्राम, सिर्फ इतना माइन्यूट अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है। तो इसीलिए बेटा इसकी जो सोल्युबिलिटी है वो लगभग 0 के बराबर है, इसलिए इसको इनसोल्युबल कहा जाता है बेटा, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ऑब्वियस है 0.17 ग्राम है, ऑब्वियस ये वाला इस सिल्वर क्लोराइड से तो ज्यादा ही है, ऑफ कोर्स आप देख सकते हो, इसलिए इसको स्प्रिंगली सोल्यूबल कहा जाता है बेटा आपका। सो कहने का मतलब आप शायद समझ रहे होंगे बेटा मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि डिपेंडिंग अपॉन बाय मास सोल्यूट कितना प्रेजेंट है किसी सॉल्वेंट के अंदर टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो उसकी सोल्युबिलिटी को डिफाइन करता है। अब हमने बात करनी है बेटा कि किन फैक्टर्स पे जो सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है। बात बहुत सिंपल है बेटा, 3 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है। नंबर 1 साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। देखो बेटा जितना छोटा साइज होता है उतना ज्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ ये एक्सपोज होता है, मतलब उतना ज्यादा उनके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सो देयरफॉर जो सोल्युबिलिटी है बेटा वो आपकी इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। तो जितना छोटा बेटा पार्टिकल होगा उतना अच्छे से घुल जाएगा। देखिए बेटा आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे मान लो NaCl है, जब मैं उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो क्या होता है बेटा कि जो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में गैप होता है ना, उस गैप के अंदर ये पार्टिकल्स आपके चले जाते हैं। अब जितना छोटा साइज होगा बेटा उस गैप के अंदर उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ आपके जो पार्टिकल्स हैं वो चले जाएंगे, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जितना बड़ा साइज होगा वो अगर अगर मेरे मॉलिक्यूल्स जो है पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो गैप है अगर एक ही से भर गया तो सॉल्युबिलिटी कम है। अगर वहां पे 2 आ सकते हैं तो ये कभी पॉसिबल है, जो सोल्यूट के पार्टिकल का साइज अगर छोटा है तो ज्यादा उस गैप के अंदर आएंगे, अगर बड़ा पार्टिकल है तो कम उस गैप के अंदर आएंगे, और बहुत बड़ा पार्टिकल है तो वो उस गैप के अंदर आएगा ही नहीं, जिसकी वजह से सोल्युबिलिटी होगी नहीं। सो ये बात समझनी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइज जितना छोटा होता है उतना ज्यादा बेटा वो सोल्यूबल होता है। दूसरा स्टरिंग, आपको पता है बेटा कि अगर आप नमक 1 चम्मच नमक लो, पानी का ग्लास लो, उसमें डाल दो 1 चम्मच, तो वो घुलेगा नहीं एज सच। लेकिन जब आप उसको स्टर करते हो तो उस कंडीशन के अंदर आप सोल्यूट को सॉल्वेंट के कांटेक्ट में लेके आते हो, जिसकी वजह से जो है सोल्युबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाती है, मतलब वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। बाकी बात रही बेटा टेम्परेचर की, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि एक अगर मैं देखो गैस और सॉलिड्स में डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान रखना बेटा। आपको पता है ना कि अगर मेरे पास एक वाटर है जिसमें गैस डिसॉल्व है, अगर मैं उसको गर्म करूंगा तो बेटा उल्टा गैस उड़ जाएगी, मतलब सोल्युबिलिटी कम होती है विद राइजिंग टेम्परेचर अगर मैं गैस की सोल्युबिलिटी निकालूं किसी लिक्विड के अंदर। लेकिन यही अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने नमक को घोलना शुरू किया एट 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब आप उसका टेम्परेचर को राइज करेंगे बेटा तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो आपकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है विद राइजिंग टेम्परेचर। अब मन में क्या आता है कि ये 3 फैक्टर्स के अलावा अब हमें और क्या बात ध्यान में रखनी है। एक छोटा सा नोट है बेटा, वो भी प्लीज ध्यान में रखना, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि हमारा जो पार्टिकल होता है ना बेटा, पार्टिकल होता है सोल्यूट का, वो मेरेली ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। जैसे मैंने कहा आपको कि नमक को आपने पानी में घोला तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है, उन गैप्स के अंदर ये सोडियम क्लोराइड जो है, नमक जो है, उनके पार्टिकल्स जो है वो उस गैप में चले जाता है, और ऑब्वियस है बेटा केमिकल रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, बट उसका टेस्ट ऑफ कोर्स नमकीन हो जाता है, वो ऑफ कोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। बट मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि जो गैप्स होते हैं बेटा उन गैप्स के अंदर ये सारे जो पार्टिकल्स हैं वो आपके चले जाते हैं। अब अगर आपने ये देखना है बेटा किसी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा अपना सॉल्युबिलिटी कर्व। एक कर्व जिसमें सॉल्युबिलिटी का जो वाई एक्सिस पे है, टेम्परेचर आपका एक्स एक्सिस पे है, तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते उसकी सॉल्युबिलिटी में क्या चेंज आता है वो इस ग्राफ से आराम से हमें क्लियर हो जाता है। तो इसके अंदर ज्यादा हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, 3 मेन पॉइंटर्स हैं उनको ध्यान रखो। एक 4th पॉइंटर है एनहाइड्रेट्स और हाइड्रेट्स के लिए, वो थोड़ा सा देख लो, बस वो सफिशियंट है। तो सबसे पहला पॉइंटर बेटा ये है
कि जैसे कि अगर आप देख सकते हो सोडियम नाइट्रेट, ये देख रहे हो आप सोडियम नाइट्रेट, ये आपका कर्व है, कर्व आपको पता होना चाहिए बेटा, ऑफ कोर्स सिंपल है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। जैसे सोडियम नाइट्रेट है, मेरे पास पोटेशियम नाइट्रेट है, ये देखो ये आया पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये रहा पोटेशियम ब्रोमाइड। इन तीनों कर्व्स को देख के क्या दिखता है, सरेआम बड़ा साफ साफ दिखता है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनकी वैल्यू भी आपकी इंक्रीज हो रही है। सो इसका मतलब है कि इनकी सोल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर। उसके बाद अगर आप आ जाओ सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड देख रहे हो बेटा कि जो ग्राफ है एग्जैक्टली सीधा नहीं है, हल्का सा स्लांट है ऊपर की तरफ, हल्का सा ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है कि मतलब सोल्युबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है विद राइज इन टेम्परेचर बेटा आपका, ठीक है। अगर आप बात करें बेटा कैल्शियम सल्फेट की हाइड्रेटेड फॉर्म की, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि उसमें दो मॉलिक्यूल्स जो है वो पानी के प्रेजेंट है, वो एक्चुअली क्रिस्टल्स हैं जिनके अंदर हमारे पास दो मॉलिक्यूल पानी प्रेजेंट है आपका। तो बेटा इसमें बिहेवियर ये देखने को मिलता है कि आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर, अगर मतलब अगर मैं टेम्परेचर को फर्दर राइज करता हूँ तो इसकी जो सोलिबिलिटी है उसकी वो जो सोलिबिलिटी वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। बेटा एक्चुअली ये तभी होता है जिस पॉइंट पर आपका ये जो दो मॉलिक्यूल है पानी के बेटा वो इवेपोरेट हो जाता है, उसके बाद इसका बिहेवियर बेटा इंटायरली डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। सो बेटा ये जो कर्व है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। तो अब हम बात करेंगे बेटा एनोमलस दैट इज सोल्युबिलिटी के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया वैसे एक और एग्जांपल आपके पास है, दैट इज सोडियम सल्फेट। अगर मैं उसके क्रिस्टल्स की बात करूं बेटा, हाइड्रेटेड फॉर्म की बात करूं, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मतलब वाटर होता है, लेकिन जैसे जैसे बेटा हम इसके टेम्परेचर को राइज करते हैं ये देखने को मिलता है सोल्युबिलिटी जो है वो लगातार इंक्रीज कर रही है आपकी टिल 32.8 डिग्री सेल्सियस। बट जैसे ये 32.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, इसका ये जो पानी के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं बेटा ये इवेपोरेट हो जाता है, एज ए रिजल्ट हमारे पास सिर्फ Na2SO4 बच जाता है। अब वो Na2SO4 इसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो स्पेशली ये वाला ग्राफ तो आपको आना ही चाहिए, ये बात को समझना है आपने कि 32.8 डिग्री सेल्सियस तक इनिशियली इसका टेम्परेचर के साथ सोल्युबिलिटी बढ़ती है, एक पॉइंट आता है, उसके बाद बेटा इसकी सोल्युबिलिटी जो है वो आपकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करेंगे बेटा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में। आप अच्छी तरह जानते हो बेटा जिस रिएक्शन के अंदर जो हीट है वो आपकी लिबरेट होती है, बाहर की तरफ आती है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है बेटा। और जिस प्रोसेस के अंदर जो हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है बेटा वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। हमें ये देखने को मिला है बेटा कि ऑब्वियस है जितनी भी हमने स्टडी करी है तब जाके हम सिर्फ रिजल्ट्स ही याद कर रहे हैं, वही हमें याद करना भी है कि अगर मैं एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं तो उसमें सोल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर ये देखने को मिला है कि आपकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज करती है ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। तो बेटा ये सारी बातें और हाँ इनके एग्जाम्पल जो याद रखना, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करता हूँ या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम सल्फेट, हम ऑलरेडी बेटा यहाँ पे ये सब चीजें जो है वो स्टडी कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये सब बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। सो अब बेटा लास्ट हमारे पास आता है कि सोल्युबिलिटी कर्व हमें बताता क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं उसको। एक सिंपल सी बात है बेटा, सोल्युबिलिटी कर्व हमें बताता है कि एक्चुअली में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो यार एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो, मेरे को पता है मेरे पास मतलब अब मान के चलो कि मेरे पास क्या है कि 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, 100 ग्राम जो है वो वाटर है। अच्छा, और टेम्परेचर मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है बेटा आपका, ठीक है। अब 50 डिग्री सेल्सियस पर और 100 ग्राम वाटर पर मैं कितना NaCl डालूं कि ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन सके। अब उसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि धीरे धीरे करके डालते जाओ और घोलते जाओ, चेक करते जाओ, जिस टाइम वो घुलना बंद हो जाए तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका बन गया। दूसरा तरीका क्या है, जस्ट सी द कर्व। अब अपने कर्व को देखिए बस। तो जैसे मैंने कहा 50 डिग्री सेल्सियस की मैं बात करता हूँ, 50 मान लो यहाँ पे आपका, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए ये आपका बेटा यहाँ पे गया, ये देखिए यहाँ पे गया और इसके विद रिस्पेक्ट टू देख लूंगा बेटा इसकी वैल्यू क्या आ रही है। उस ग्राम को, उतने ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को बेटा मैं क्या कर दूंगा, उसमें मिक्स कर दूंगा एंड दैट्स इट, मुझे मेरा सीधा ही एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट वे। कर्व को देखकर हम एकदम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई कितना ग्राम उसमें डालूं ताकि वो क्या हो सके, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका बन सके। अच्छा, दूसरी बात क्या है बेटा आपका, दूसरी बात है कि एक ये बात भी बेटा बहुत क्लियर हो जाती है कि अगर किसी हॉट सॉल्यूशन को मैं कोल्ड करूंगा तो उस पर्टिकुलर मतलब सोल्यूट का
कब मुझे क्रिस्टल मिलेगा, क्रिस्टलाइजेशन कब टेक प्लेस करेगी। जैसे एग्जांपल देता हूं बेटा आपको, मेरे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एट 40 डिग्री सेल्सियस, जब उसको कूल डाउन करता हूं तो उसके कुछ साल जो है वो क्रिस्टल आउट होके ना उसके आउटर मोस्ट मतलब जैसे मेरा ये लेवल है सॉल्यूशन का, उससे थोड़ा ऊपर जो है वहां पर बेटा कुछ जो मतलब सोल्यूट है क्रिस्टलाइज फॉर्म में मुझे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो किस टेम्परेचर पे मुझे मिलेगा वो भी मैं इस सोल्युबिलिटी कर्व से आराम से आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो यही दो मेन फैक्टर्स है बेटा जिसकी वजह से हमें सोल्युबिलिटी कर्व को यूज करना चाहिए। आई होप आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और सोल्युबिलिटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया बेटा सोल्युबिलिटी के बारे में। आज के लेक्चर में हमने ये भी स्टडी किया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और उसको फाइंड कैसे किया जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।